चलिए शुरू करें। लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन देखे गया था मैं होमवर्क के लिए ना। चलो खैर हम अपना काम कर ही लेते हैं। जो 2 क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को। और मैंने ये भी कहा था कि कमेंट करिएगा जो लोग देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं उन 2 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये था ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4x स्क्वायर। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द ग्रेविटी। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द ग्रेविटी। पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? फाइंड थीटा एंगल। तो एक चीज आप चलिए देखिए, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 4x स्क्वायर। ये इक्वेशन दी हुई है। कल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने पढ़ाया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली पढ़ाई थी ना मैंने, समझ आ रही ना बात? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी। अब आप यहां से कंपैरिजन करिए इस इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कंपैरिजन जब आप करोगे तो यहाँ पे x है और यहाँ भी क्या है? x है। समझ आ रही ना बात? अब ये क्या चीज है? 2 और 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? tan थीटा। 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? तो आपसे थीटा ही पूछा है पहला क्वेश्चन, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2। पहला आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है। ये वाली इक्वेशन आपके नोट्स में लिखी हुई है, कल पढ़ाया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। क्या पूछा है? अच्छा, इतने हिस्से को कंपैरिजन आप करिए। ये मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूं, इस हिस्से को आप, येलो ही हो गया, चलो खैर। इतने हिस्से को कंपैरिजन करिए, कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? 4 के बराबर ना। बाकी एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो g डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 4 ना। क्लियर है? अब यहां से आपको क्या पूछा है? u की वैल्यू पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए निकालते हैं इसको। इसको क्या करिए, u स्क्वायर को इधर लेके चले आइए, u स्क्वायर को इधर लेके चले आइए और 4 को इधर लेके चले आइए, तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 ना। अब मसला किसका है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। यहां पे हम फंस गए। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 2, हमारे पास जो टेबल है ना tan थीटा का, उसमें 2 नहीं होता। उसमें 2 नहीं होता तो फिर ये कैसे निकाले कॉस थीटा? जब भी ऐसा मसला फंसता है तो मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाते वक्त बताया था कि आप तुरंत बना लीजिए ट्रायंगल। क्या बना लीजिए? ट्रायंगल। तो चलिए ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा एंगल थीटा मान लेते हैं ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने। तो एंगल के सामने कितना है? 2 और बेस कितना है? 1। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस कितना मान लिया जाएगा? 1। तो अब आप देखिए, ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ना। तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा? 5। पाइथागोरस से ये कितना आएगा? 5। तो अब आप निकाल सकते हो कि नहीं कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो एक चीज आप समझिए, कॉस थीटा यहां से निकाल लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 1। हाइपोटेनियस कितना है? √5 ना। हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा बताइए? ये कितना आएगा? कॉस स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा?
रूट स्क्वायर को क्या करता है, हटा देता है, तो कितना हो जाएगा 5। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 5 लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लो ऊपर। समझ आ रही ना बात। तो आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। अगर पूरा आंसर सॉल्व करना चाहते हैं तो जी की वैल्यू कितना होती है, जी की वैल्यू कितना होती है, ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू आया है, इसको ब्रैकेट में कर रहा हूं, अभी आगे जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने में। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये जी की वैल्यू 10 होती है तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, 2 से कट कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। अच्छा यू स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा रूट, 25 का रूट कितना होगा 5 और 4 का रूट कितना होगा 2, आंसर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। बस आंसर हो गया इनिशियल वेलोसिटी। समझ आ रही ना बात। करिए, फिर उसके बाद हम मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। ठीक है, लिख चुके कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट क्या था, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही है ना। ठीक है, यही फार्मूला है ना। अब आप देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में मैंने यू स्क्वायर इज इक्वल टू छोड़ दिया था। यू स्क्वायर कितने के बराबर है, कितने के बराबर है 5g/8 के बराबर ना। हाँ यू स्क्वायर देख लो 5g/ सीधा रख सकते हैं ना यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर सीधा रख दिया यहाँ पे 5g/, आसानी हो जाएगी। अच्छा साइन थीटा चाहिए ना। अच्छा इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा कितने के बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 2 डिवाइड बाई कितना होगा √5। अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √5 तो रूट हटा देगा, स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा 4/5। तो यहां पे रख सकते हो आप, कितना हो जाएगा 4/5। और क्या बच रहा है, ये क्या बच रहा है 2g बच रहा है ना, तो यहीं कहीं बीच में लगा दो 2g को। ठीक है, कट क्या क्या रहा है, g से g कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, मतलब कितना, बस आ गया मैक्सिमम हाइट। तीसरा भी निपटा लेते हैं फिर उसके बाद। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा क्वेश्चन रेंज, देखना ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या था, रेंज। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना। अब आप देखिएगा यू स्क्वायर की वैल्यू कितना थी, यू स्क्वायर की वैल्यू 5g/8, यू स्क्वायर हो गया और g को लिख लीजिए, g हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा साइन थीटा कितना आ रहा है, देखो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितना आ रही है 2/√5 और कॉस थीटा की भी इसी वक्त देख लो 1/√5। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे पुट कर दो 2/√5 और कितना 1/√5। अच्छा ये बताओ g से g क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा √5 कितना आएगा, √5 का आंसर कितना होता है 5, ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 4 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। ठीक है, करिए। तीसरा भी निपटा दे क्या, यहाँ पे जगह है, फिर उसके बाद आराम से छापते रहिए, है कि नहीं। तीसरा क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा t इज इक्वल टू कितना है 2। अच्छा u की वैल्यू कितना आई थी, अब u स्क्वायर नहीं रखेंगे,
यू स्क्वायर की जरूरत नहीं है। देखिए यू की वैल्यू कितना आई, 2.5, कितना आई है 2.5, और साइन थीटा की वैल्यू याद है कितना होती है, साइन थीटा की वैल्यू 2/√5, 2/√5, और जी की वैल्यू कितना होती है 10। अब देसिया लैंग्वेज में काट सकते हो, ये 2.5 है और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 2 जा कितना होगा 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/√5। बस आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दिया था, उसको देख लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कराते हैं। आया आंसर है, नहीं किए तुम लोग, मतलब क्या कहते हैं, इतना जो मोटिवेशन डेडिकेशन है ये लाते कहां से हो। ये वाला क्वेश्चन कराया था, होमवर्क के लिए था। फाइंड वो फॉर ए प्रोजेक्टाइल रेंज स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ एच मैक्स स्क्वायर, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द रेंज। 2 क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रेंज का स्क्वायर बराबर है किसके 48 टाइम्स किसके एच मैक्स के स्क्वायर के। तो कल एक क्या कहते हैं फार्मूला पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ये फार्मूला कई दफ़ा बहुत जल्दी आंसर लाने में काम आएगा, समझ आ रही ना बात। तो कैसे, वो फार्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था 4h/r ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 4h/r। तो यहां से एक चीज आप देखिए, h/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, tan थीटा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा कि नहीं, ये वाली चीज इधर आ जाएगी डिवाइड में, यहां तक कोई दिक्कत। अब अगली चीज सुनिएगा, इसको इधर ले आइए और इसको इधर लेके चले जाइए, तो इधर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 48, और इधर कितना हो जाएगा h²/r²। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप थोड़ा सा बताइए मुझे, यहां पे तो इसको रहने दीजिए ऐसे 1 डिवाइड बाई 48, और इधर h/r की जगह पे आप कितना लिख सकते हो, h/r की जगह पे tan θ/4, तो इसका स्क्वायर है ना, इसका क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। समझ आ रही ना बात, ये कितना कट जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √1/3, कितना आएगा 1 का कुछ भी कर लो क्या रहता है 1, और कितना आएगा 1/√3 कब होता है, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री, थीटा कितना हो 30 डिग्री। आ गया पहला आंसर ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरी चीज क्या पूछी, रेंज। रेंज आप निकाल करके बताइएगा, मैं आपको हिंट कर देता हूं, ठीक है। रेंज का फार्मूला जो होगा वो क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू, इतना इधर बता देता हूं, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है u² डिवाइड बाई जी, और आगे क्या करते हो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ना। अब आप देखिए u² जी को छोड़ दीजिए, u² बाई जी को, आंसर उसी फॉर्म में आएगा, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा। अब एंगल कितना आया 30, sin 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2, और यहां पे कितना आएगा cos 30 की वैल्यू कितना होती है √3/2, बस रख दीजिए आंसर आ जाएगा। अब हेडिंग डालिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।
ना। ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इससे पहले हमने एंगुलर देखा, कैसा देखा? एंगुलर देखा। अब हम कैसा देखेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दो तरीके से हो सकता है ना। पहली चीज, अगर हम ऐसे, जैसे मैं खड़ा हूं जमीन पे, ऐसे उठा करके किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दूं। कैसे फेंक दूं? हॉरिजॉन्टली। तो ये कैसे गिरेगा? इस तरह से गिरेगा ना, इस तरह से गिरेगा, ऐसे। समझ आ रही ना बात? तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और एक और वैरायटी होती है जिसमें, जैसे मान लेते हैं कभी कभी कहीं पे बाढ़ आ जाती है ना, तो फूड का पैकेट क्या होता है, चलते जहाज से छोड़ दिया जाता है। जब चलते जहाज से छोड़ दिया जाता है ना, तो फूड का पैकेट ऐसे सीधे नहीं गिरता। रीजन क्या होता है? वो जो जहाज के पास वेलोसिटी होती है या हेलीकॉप्टर के पास, इससे पहले पैकेट किसके अंदर था? जहाज के अंदर था। तो जहाज की वेलोसिटी अगर 200 मीटर पर सेकंड थी, तो उस पैकेट की भी कितनी थी? 200 मीटर पर। तो जब बाहर निकाल करके छोड़ोगे, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर कोई चीज चल रही है तो वो फर्स्ट लॉ फॉलो हो जाता है। तो उसके पास इनिशियल कौन सी वेलोसिटी होती है? जो जहाज की वेलोसिटी होती है। तो दो तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो सकता है। या तो हम जमीन पे हॉरिजॉन्टली खड़े होकर के क्या करिए? फेंकिए। कैसे? हॉरिजॉन्टली। या तो फिर किसी चलती हुई चीज से क्या करिए? ड्रॉप करिए किसी चीज को। तो दोनों केसेस में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब देखिएगा एक चीज, यहां से, ये आपकी जमीन है, ये वाली चीज है। दो चीजें हो सकती है। एक चीज आप समझिए, जहां से आप छोड़ रहे हो ना इस बॉल को, जहां से या किसी चीज को जहां से आपने थ्रो किया है, फेंका है, वो उसकी हाइट कितनी है? h। तो ये हाइट आप मेजर कर सकते हो। हाइट आप मेजर कर सकते हो ना, कितनी हाइट से फेंका है। तो ये हाइट आपका क्या है? नोन है। और आपने किस स्पीड से, देखो अगर जहाज से छोड़ा है तो जहाज की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। या तो फिर आप क्या करोगे? उसको हॉरिजॉन्टली फेंकोगे। तो इसके पास वेलोसिटी कितना होगी? u। कितना होगी? u होगी। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कितना है? u। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी वेक्टर, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, अगर x एक्सिस में है या y एक्सिस में है, तो इसका कंपोनेंट नहीं होता। इसका कंपोनेंट नहीं होता। अगर ये वेक्टर y एक्सिस में है, तो इसका कंपोनेंट x एक्सिस में क्या होगा? 0। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस में है, तो इसका कंपोनेंट y एक्सिस में क्या होगा? 0। ये बेसिक रूल है वेक्टर का। समझ आ रही ना बात? अब अगली बात सुनिएगा। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आप ये बताइए कितने टाइम के बाद ये बॉल जमीन पर आ जाएगी? कितने टाइम के बाद बॉल कहां पे आ जाएगी? जमीन पे आ जाएगी। तो इस पहले क्वेश्चन का नाम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितनी देर तक बॉल कहां पे थी? हवा में थी। क्या चीज चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट ना। अब आप देखिए, आपको चाहिए क्या? टाइम। आपको पता क्या है? हाइट। आपको पता क्या है? हाइट ना। आपको चाहिए क्या? टाइम। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, टाइम जो निकलने जा रहा है, टाइम जो निकलने जा रहा है, या टाइम हमें जो चाहिए यहां से यहां बॉल को पहुंचने में, वो टाइम, देखो ये 2D मोशन है। कैसा है? अच्छा एक बात बताओ, जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगा, जिनको नहीं समझ आए वो देख ले एक बार। अगर बॉल यहां पे पहुंचेगी, यहां से ओरिजिन मानिए, तो ये इतना किस में चला है? x में। और इतना किस में चला है? y में। और जब बॉल यहां पे पहुंचेगी तब x ये होगा और y ये होगा। चेंज हो रहा है कि नहीं दोनों? अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो ये कैसा मोशन है? 2D है। कैसा मोशन है? और हमारे पास जो इक्वेशंस अवेलेबल है वो कौन सी हैं? 1D की। कौन सी हैं? तो मैंने आपको बताया था 2D के मोशन को किससे सॉल्व करते हैं? 1D से। कैसे? पहले 2D को क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद क्या करते हैं? अगर x डायरेक्शन में है तो सारी चीजें किसकी लेंगे? x डायरेक्शन की। अगर y डायरेक्शन की कोई चीज कैलकुलेट करनी है तो सारी चीजें कहाँ की लेंगे? y डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, टाइम, ये जो हाइट आपको पता है, ये हाइट कैसी पता है? वर्टिकल। तो टाइम किससे निकलने जा रहा है?
वर्टिकल से। टाइम किससे निकलने जा रहा है? अच्छा, ये हाइट है और पूछा क्या है? टाइम। हाइट और टाइम से रिलेटेड कौन सी इक्वेशन आपने पढ़ा है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यही पढ़ा है ना। अब ये किसकी इक्वेशन है? 1D की। तो सारी चीजें इसमें कहां की लोगे आप? वर्टिकल की। कैसी लोगे? सारी चीजें कहां की लोगे? वाई डायरेक्शन की ना, क्योंकि आपको पता कौन सी हाइट है? वर्टिकल। कौन सी हाइट पता है? वर्टिकल। अब अगला स्टेप सुनिएगा ध्यान से। फेंका कैसे है? हॉरिजेंटली। फेंका कैसे है? हॉरिजेंटली। तो क्या वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी? नहीं, क्योंकि कैसे है? एक्स डायरेक्शन में है ना वेक्टर। तो एक्स डायरेक्शन में है तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो ना। अब एक बात बताइए, पत्थर ऊपर से नीचे जमीन में आया तो कितना नीचे आया? h। किधर आया? नीचे। नीचे आया तो कैसा साइन लोगे? -h। समझ आ रही ना बात? अब अगला स्टेप देखिएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन कौन सा लग रहा है? g। कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है? g। और यहां पे क्या हो जाएगा? t² ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h अपॉन g। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2h अपॉन g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हॉरिजॉन्टल के केस में ना। अब अगला वर्ड सुनिएगा ध्यान से, 5 मिनट के लिए कंसंट्रेट होकर के एक एक चीज सुनिएगा, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दूरी मुझे पता होती, इस केस में हमें क्या पता थी? हाइट। अगर ये वाली दूरी पता होती, ये वाली दूरी को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? अगर आपको रेंज पता होती, क्या पता होती? तो आपको पता है इस डायरेक्शन में आपको क्या पता है? वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन में आपको क्या पता है? डिस्टेंस ना। तब भी आप टाइम निकाल सकते थे। इसी इक्वेशन को यूज करिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। लेकिन इस बार सारी चीजें किस डायरेक्शन की लोगे? x डायरेक्शन की। तो यहां पे x लगा दोगे, टाइम में x नहीं लगाएंगे, टाइम तो सबका होता है। समझ आ रही ना बात? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है नीचे की तरफ g लगता है और इधर जाते वक्त कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। और एयर रेजिस्टेंस लगभग क्या मान लिए? 0। तो अगर कोई इस डायरेक्शन में जाते वक्त रोकने वाला नहीं है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है? अब आप देखिएगा यहां से ये डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना है? कितने के बराबर है? r। और यहां पे क्या हो जाएगा? u वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में? u। और यहां पे क्या हो जाएगा? t। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u/r। वो सॉरी, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/u। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। किससे निकाल दिया आपने? हॉरिजॉन्टल से। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल से नहीं निकाल सकते, हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो ना? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया। अब अगली बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, बहुत ही केयरफुली समझिएगा, ठीक है? यहां पे देखना, ये वाली चीज, इस वाले फार्मूले को देखो, 1 मिनट बढ़िया से समझो। इस वाले फार्मूले में कहीं पे वेलोसिटी आ रही है? जिस वेलोसिटी से फेंका है दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को फेंका जाए, कैसे फेंका जाए, और u स्पीड से फेंका जाए, तो उसका टाइम जिस स्पीड से फेंका गया उसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही ना बात? जिस स्पीड से फेंका गया है उसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही ना बात? यही है ना इस इक्वेशन का मतलब। टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? कितनी हाइट से फेंका गया है, बस इसी पे डिपेंड कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। बाकी किस स्पीड से फेंका है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगला वर्ड सुनिएगा। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी जगह से खड़े होकर के हॉरिजॉन्टली 5 की स्पीड से फेंकते हैं और इसी जगह से खड़े होकर के 10 की स्पीड से फेंकते हैं, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? सेम आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? सेम, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड नहीं करता? इनिशियल वेलोसिटी। किस पे डिपेंड नहीं करता? अब अगला वर्ड सुनिएगा। अगर इसी जगह से
अगर इसी जगह से किसी बॉल को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो ड्रॉप करोगे, इस बार वर्टिकल मोशन है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वर्टिकल में, तब भी क्या होगी 0, फिर टाइम क्या आएगा सेम, फिर टाइम क्या आएगा सेम। अब 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर एक ही जगह पर किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, कैसे फेंका जाए, हॉरिजॉन्टली, और उसी जगह से किसी बॉल को जस्ट क्या किया जाए, छोड़ा जाए, तो दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हो ना? फिर एक बार दोहरा रहा हूं, एक ही जगह से किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली छोड़ा जाए, सॉरी, किसी बॉल को जस्ट क्या किया जाए, ड्रॉप किया जाए, या हॉरिजॉन्टली क्या किया जाए, फेंका जाए, और किसी भी स्पीड पे फेंकिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो आप एक चीज सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे आपका जहन क्या आएगा, ऐसे 5 मीटर पर सेकंड फेंके और फिर उसके बाद 10 फेंके तो दूर तक जाएगा, तो टाइम दूर ज्यादा लगेगा। समझ आ रही ना बात? यही सोचोगे ना, ऐसा नहीं होता। समझ आ रही ना बात? कब टाइम अलग अलग लगेगा वो भी देख लेते हैं। क्लियर है ना ये दोनों पॉइंट? एक ही जगह से किसी बॉल को छोड़िए या हॉरिजॉन्टली किसी भी स्पीड पे क्या करिए, फेंकिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। अगला वर्ड सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट। इस रेड कलर वाले को देखना, अगर आपने ऐसे फेंक दिया ना, इसी जगह से u स्पीड से ऐसे फेंक दिया और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है इस बार वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाए। ये वाला क्या कहलाएगा, u cos थीटा, और ये वाला क्या कहलाएगा, u। अब आप देखिएगा इनिशियल स्पीड कितने के बराबर, ये कितना हो जाएगा u cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा u sin थीटा ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये बताओ, ये जो इनिशियल स्पीड 0 लिखे थे अब लिख सकते हो? अब इनिशियल स्पीड वर्टिकल में कितनी है, u sin थीटा कितनी है। अब टाइम चेंज हो जाएगा, अब टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा या कम? ध्यान से देखना, ये u किधर लग रहा है बताइए, ऊपर, तो कैसे साइन के साथ लिया जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये जो पॉजिटिव होगा जब इधर h कैसा है, माइनस, जब पॉजिटिव वाली चीज इधर आएगी तो कैसी होगी, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा। अब अगली चीज सुनिएगा, अगर इसी कॉन्सेप्ट में यहां से देखिए, अगर ऐसे फेंक दें u से, तब एक कंपोनेंट u cos थीटा ऐसा आएगा और ये वाला क्या होगा u। अच्छा, इस बार बताओ वेलोसिटी किधर है, अच्छा हाइट तो माइनस ही नीचे जा रहा है ना, तो कैसी रहेगी माइनस, वेलोसिटी किधर है नीचे। अच्छा, नीचे होगी तो कैसा लिया जाएगा, माइनस, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो कैसा आ जाएगा टाइम छोटा। तो टाइम कम और ज्यादा कब होगा, जब किसी एंगल पे ऊपर या किसी एंगल पर नीचे फेंकेंगे। अदरवाइज अगर हॉरिजॉन्टली फेंका है और जस्ट क्या किया है, छोड़ा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम। समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक एक पॉइंट लिखा देता हूं। लिख चुके कि नहीं, 1 मिनट, लिख चुके कि नहीं, हो गया ना। अगली चीज सुनिएगा, 1 मिनट। यहां तक हो जाने के बाद एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब मुझे रेंज नहीं पता थी, इसको क्या बोलते हैं, हाइट पता थी, हाइट से क्या निकाला, कितना टाइम लगेगा इसको यहां तक पहुंचने में। अब क्या निकालेंगे, रेंज। क्या पढ़ेंगे, रेंज। तो रेंज देखिएगा क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रेंज ना, रेंज आपको कैलकुलेट करना है ना, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल चीज है, कैसी है, और पता क्या चला है अभी तक, टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये पता क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड इक्वेशन कौन सी है, s = ut + हाफ at² ना। और सारी चीजें किस डायरेक्शन की लोगे, x डायरेक्शन की, सारी चीजें कहां की लोगे,
एक्स डायरेक्शन। समझ आ रही ना? अच्छा, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो। अच्छा ये बताओ, ये वाली चीज डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ये कितने के बराबर होगा? रेंज आर। अच्छा यू एक्स, यू किस वेलोसिटी से फेंका गया था पार्टिकल को? यू से। यहां पे क्या हो जाएगा? यू। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हो। अच्छा यहां से यहां पत्थर कब पहुंचेगा? जब कितना टाइम बीत चुका होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितना है? रूट 2h बाई, यही है ना? रेंज इज इक्वल टू क्या है? 2h बाई। क्लियर है कि नहीं यार? अरे मेरे भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। और आपको डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए था। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और क्या चीज पता थी? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो s इज इक्वल टू, ये लगा दिया फॉर्मूला, एक्स डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है? u। यहां पे u रख दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट पता था कितने के बराबर है? क्या चीज? u स्क्वायर नहीं सही। एक मिनट, ओए क्या हुआ? यहां तक क्लियर है ना? अब अगली चीज समझिएगा, ये रेंज का फार्मूला हो गया। जो लोग यहां से देख रहे थे इस वाले फार्मूले से कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर रेंज वाला फार्मूला रखोगे यू यू कट जाएगा। समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पाए? अरे मैं क्लैरिफाई करने के लिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसमें अक्सर गलती हो जाती है यार। अभी 5 मिनट बाद बहुत इंजॉय करोगे, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं तो आपको समझ ही नहीं आता किस पे टिक करें। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे रेंज का फार्मूला कितना है? u इंटू 2h अपॉन जी। जब यहां पे रखोगे u की जगह पे, वो रेंज की जगह पे जब रखोगे, रेंज की जगह पे जब ये रखोगे तो u से u कट नहीं जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या बचेगा? रूट। समझ आ रही ना बात? तो टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी पे डिपेंड। अदरवाइज मैं ये वाला पढ़ाता ही नहीं। अगर कोई यहां से निकालता तो कहता यू पे डिपेंड करता है। समझ आ रही ना बात? तो आपसे गलती ना होने पाए इसलिए मैंने इसको बताया है। समझ पा रहे हो ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ हाइट पे। और किस पे डिपेंड नहीं करता? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। समझ आ रहे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 15 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जितने से फेंकिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको कर लीजिए। क्या हुआ? लिखो यार। लिख चुके ना? लिख चुके? अब अगली चीज सुनिएगा। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, फिर नीट वाला करते हैं। कौन सा? नीट वाला। पहले इसको कर लेते हैं। देखना, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से 3 पत्थर को फेंका जाता है। एक ये, एक ऐसे और एक ऐसे। समझ आ रही ना बात? 3 पत्थर को फेंका जाता है। इसका नाम 3 है और इसका नाम क्या रख देते हैं? 2। और इसका नाम क्या? 1। और तीनों किस स्पीड से फेंका जाता है? u स्पीड से। किस स्पीड से फेंका जाता है? u स्पीड से। तो अब आप ये बताइए, सबसे ज्यादा टाइम किस पत्थर को लगेगा जमीन पे पहुंचने में? पहले ये 3 वाले को लगेगा ना, T3 को सबसे ज्यादा टाइम। फिर उसके बाद किसको लगेगा? T2 को। फिर उसके बाद किसको लगेगा? T1 को। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये बताइए, अगर किसी पत्थर को ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकंड, कितने? 10 मीटर पर सेकंड। और एक पत्थर को यहां पे जस्ट ऐसे गिरा दिया, जस्ट क्या कर दिया? इसको ड्रॉप कर दिया। इसको क्या कर दिया? ड्रॉप। इसका नाम 1 है और इसका नाम क्या है? 2 है। तो दोनों का टाइम क्या होगा? T1 और T2 क्या होगा? सेम होगा। T1 और T2 क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको तभी मैं बनाने दूंगा। पहले इस वाले नीट के क्वेश्चन को बताइए।
ये वाले को बताइए। ए पार्टिकल A is dropped from a height and another particle B is thrown in the horizontal direction with the speed कितना 5 मीटर पर सेकंड from the same height. The correct statement is, करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड सिमल्टेनियसली। क्या दोनों पार्टिकल एक ही टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे? सही है कि नहीं? सही है भाई, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे ना। 5 से फेंका हॉरिजॉन्टली या छोड़ा तो टाइम क्या लगेगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? ये देखिए नीट में पूछा था, समझ पा रहे हो ना? क्लियर है? तो एक पार्ट एक्सप्लेन किया, अभी इसका 2 पार्ट और है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विथ सेम स्पीड। है समझ आ रही ना बात? अब इसको समझते हैं। अगर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, टाइम तो हमारा क्लियर हो गया, टाइम हमारा क्या हो गया? क्लियर। इसको तो हमने क्लियर कर लिया ना, यहां से देखिएगा, इस वाले से तो क्लियर हो गया ना। टाइम किस में ज्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, कब सेम लगेगा, ये तो हमारा क्लियर है। अब एक बात बताइए, अगर यही क्वेश्चन आपसे होता और ये पूछता कि आप ये बताइए जब जमीन पे ये टकराएंगे तो तीनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? तीनों की वेलोसिटी में v1, v2 और v3 पूछ सकता है ना? क्या कर सकता है? पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। अब आपको मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इस चैप्टर से हट करके अलग चैप्टर से बताने की कोशिश करता हूं, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही? मतलब इसमें आसानी है आंसर बताने में, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। समझ आ रही ना? ध्यान से सुनिएगा मेरे पास, मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इन तीनों पत्थरों को जब किसी वेलोसिटी से फेंकोगे, किसी स्पीड से, तो तीनों के पास कौन सी एनर्जी होती है? स्पीड की वजह से कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों पत्थरों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है या अलग अलग? सेम स्पीड से फेंका है ना। और एक बात बताऊं, एनर्जी स्केलर होती है। एनर्जी क्या होती है? वेक्टर नहीं है कि डायरेक्शन से मतलब होगा, उसको सिर्फ किससे मतलब है? अगर ये 5 है मैग्नीट्यूड तो सिर्फ किससे मतलब है? 5 से। किस डायरेक्शन में, उससे कोई लेना देना। तो तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। अच्छा, तीनों सेम हाइट पे हैं तो तीनों के पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? सेम। तो काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है तीनों के पास ना? तो तीनों पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी जो है वो क्या है? सेम है। अब अगली बात मुझे बताइएगा, अगर तीनों के पास सेम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है तो तीनों का रिजल्ट कहां पे आना है? तीनों को कहां पे आके गिरना है? जमीन पे। अच्छा, पूरी एनर्जी इसके पास जो भी है, काइनेटिक और पोटेंशियल टोटल एनर्जी जिस फॉर्म में है, उसको किस में कन्वर्ट हो जाना है? अच्छा, कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। जब जमीन को टकराएगी तो पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तो अगर एक बात आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, भले ही इन तीनों का मास अलग अलग हो, तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। तीनों के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम। इसका मतलब तीनों के पास टोटल एनर्जी क्या है? सेम। अगर टोटल एनर्जी सेम है तो यही टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में तीनों की बदलेगी। समझ आ रही ना? तो अगर टॉप पे टोटल एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी भी टकराने की क्या होगी? सेम होगी। तीनों के टकराने की क्या होगी? वेलोसिटी सेम, क्योंकि तीनों के पास एनर्जी क्या थी? टॉप पे एनर्जी क्या थी? टोटल सेम। तो टकराएगा तो ये पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? और एक बात और बता दूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मास अलग भी हो तब भी, मास अलग भी होगा। एक मैं करके दिखा देता हूं, देखिए मास मायने नहीं रखता। एक के पास दिखाता हूं, तीसरे वाले के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? हाफ m3u² ना। काइनेटिक एनर्जी इतना होगी, मास अगर अलग भी होता, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी? m3gh। यही है ना, ये टोटल एनर्जी थी इसके पास, इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट होगी बताइए? हाफ m3 और कितना हो जाएगा?
टकराने की वेलोसिटी v स्क्वायर हो जाए। अच्छा आप देखिए m कट जा रहा है कि नहीं कॉमन लेकर के, समझ आ रही ना बात। तो मास अलग अलग भी होगा उससे फर्क, अगर तीनों के पास एनर्जी सेम है तो टकराते वक्त भी एनर्जी क्या होगी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। अब इस वाले का आंसर जो दे देगा वो समझ गया आंसर। अब ये बताइए v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, इस बार बताइए अगर वो बात आप समझ पाए। v1 क्या होगा, रीजन क्या है, इसके पास दो एनर्जी है, काइनेटिक प्लस, और इसके पास, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है तो ये ज्यादा से टकराएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी टकराते वक्त क्या होगी, ज्यादा, और इसके पास सिर्फ कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, कम, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, तो v2 क्या होगी, कम, और v1 क्या होगी, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, यही बात मैं समझा रहा था, इन दोनों को कर लीजिए। इस वाले को लिख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को लिख लीजिए, नीट का है। अच्छा दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, गलत क्यों है, बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। एक को अगर छोड़ा जाता है और दूसरे को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है तो सेम स्पीड से नहीं टच करे, तो ये गलत है। और तीसरा चौथा तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि पहला वाला सही है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। इसमें कह रहा है एक पहले पहुंचेगा दूसरा बाद में, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। बताइए इस क्वेश्चन को, ए मैन स्लीपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एंड ए बॉय फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट। एक आदमी है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहां से स्लिप करता है, ठीक है, और एक लड़का है, ये मैन है, और ये लड़का है बॉय, ये नीचे की तरफ गिरता है बॉय, ठीक है, और मैन इधर फिसलता है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कौन सा वेलोसिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट सही होगा, है सी वाला ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है, तो दोनों के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो सेम एनर्जी है तो सेम एनर्जी से टकराएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, सेम। इसको कर लीजिए। इसको कर, अरे यार इसको करिए। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 19.6 मीटर हाइट। How long will the ball take to hit the ground? How long will the, अच्छा बॉल बिल्डिंग की हाइट कितना है, 19.6, हाइट दिया हुआ है ना, 19.6 मीटर हाइट दी हुई है। अच्छा पूछ क्या रहा है, मतलब कितने टाइम बाद बॉल हिट करेगी, टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √2h अपॉन h की वैल्यू पता है ना, कितना दी हुई है, g की वैल्यू इस बार 9.8 लेना तो फायदे में रहोगे, समझ आ रही ना बस, 10 ना ले लेना नहीं तो फंस जाओगे, है कि नहीं। हाँ 2 × 19.6
डिवाइड बाई 9.8 कट कर दोगे आ जाएगा आंसर। ये 2 कट जाएगा ना 2 टाइम्स, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, आ तो गया आंसर। एट द हाइट 80 मीटर, एट द हाइट 80 मीटर मतलब बिल्डिंग की हाइट कितना है 80 मीटर। पहला स्टेप हो गया, ठीक। एरोप्लेन मूव्स विथ स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, वहां से बॉम्ब छोड़ा जाता है, तो बॉम्ब छोड़ा जाएगा तो उसके पास इनिशियल स्पीड कितना होगी 150, तो बॉम्ब के पास स्पीड कितना होगी 150, ठीक है 150 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉप फ्रॉम इट टू हिट ए टारगेट, यहां कहीं टारगेट होगा, ठीक है, उसको हिट करना है तो ये ऐसे गिरेगा, ठीक है इस तरह से। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस पहले इसको छोड़ देना चाहिए, तो रेंज चाहिए, क्या चाहिए रेंज। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है u, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2h/g। आपको u दिया हुआ है कितना 150 और h कितना दिया हुआ है 80, रख दो 600 ना, हाँ सही है। आ जाएगा ना, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16 16 16 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को 150 करोगे आ जाएगा 600। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और मतलब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो उस वैरायटी पे अब आते हैं हम, देखते हैं वो और वैरायटी क्या हो सकती है। देखना ध्यान से, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हो हॉरिजेंटली तो वो इस तरह से जा करके ड्रॉप करता है ना, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड क्या थी इसके पास u थी, और ये हाइट कितने के बराबर है h के बराबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, ये बॉल इस रास्ते से चली है, यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये जब से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ है तब से मैं कहता आ रहा हूँ हॉरिजेंटली एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या हो सकता है एयर रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया 0, तो हॉरिजेंटल में इस बॉल को कोई रोकने वाला है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसके पास यहाँ भी वेलोसिटी कितना रहेगी u, यहाँ भी कितना रहेगी u, और यहाँ भी कितना रहेगी u ही रहेगी। लेकिन ये बॉल किधर आ रही है नीचे आ रही है, किधर आ रही, और नीचे वाली ये वाली वेलोसिटी जो है, अच्छा ये बताओ इस जगह पर वर्टिकल वेलोसिटी होगी नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी इनिशियली कैसे फेंका है ना, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी होगी। अच्छा एक बात बताओ, बॉल का ये देखो, एक चीज आप बताइएगा ध्यान से सुनना, ये वाली पोजीशन पे आप देखिए कोऑर्डिनेट, ये वाली चीज क्या है x और ये वाली चीज क्या है y, जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y, चेंज हो रहा है कि नहीं x और y। अगर x और y चेंज हो रहा है इसका मतलब दो वेलोसिटी है उसके पास कितनी वेलोसिटी, एक इसको किधर चला रही है x डायरेक्शन, और एक इसको किधर ला रही है नीचे y डायरेक्शन। देखिए y की वैल्यू घट रही है कि नहीं, अरे y की वैल्यू घट रही है ना, तो y की वैल्यू घट रही है किसकी वजह से, चलने की वजह से ना। अगर चल रहा है तो इसके पास वर्टिकल में क्या है वेलोसिटी, यहां पे क्या है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, ये धीरे धीरे क्या होगी बढ़ेगी,
कम होगी कह रहा है। अबे कहाँ से आए हो? ये वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी और नीचे जा करके क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? नीचे जाके, अच्छा किसी बॉल को छोड़ो, ऐसे जस्ट देखो, छोड़ो तो स्पीड क्या होती है उसकी? नीचे की तरफ बढ़ती है ना। तो इसकी स्पीड इनिशियली क्या थी बॉल की? वर्टिकल में 0, और जैसे जैसे नीचे गया उसकी स्पीड क्या हुई? बढ़ती गई। अच्छा ये बताओ, ये वेलोसिटी जो है ये कैसी है? वर्टिकल। कैसी है? अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वाली बदली नहीं, ये जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है ये दो जुगाड़ से निकल सकती है। किससे किससे? एक, यहां से यहां तक का टाइम पता हो तब निकल सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट से, और या तो ये वाली हाइट कितना नीचे आया वो हाइट पता हो तब निकल सकती है। अब हमने 1D में दो इक्वेशन पढ़ी है, एक ये वाली पढ़ी है, ध्यान से समझना, v² = u² प्लस, अच्छा वेलोसिटी कैसी है जो निकालना है? वर्टिकल। कैसी है? तो सारी चीजें इसमें कैसी हो जाएगी? वर्टिकल। कैसी हो जाएगी? वर्टिकल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये वाला फार्मूला पढ़े हो ना? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल बताइए, 0। क्या हो जाएगी? 0। अच्छा आपको क्या चीज पता थी? हाइट। अच्छा ये बताओ एक्सीलरेशन कैसा लिया जाता है हमेशा? g कैसा लिया जाता है? माइनस। तो यहां पे g की जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? -2g। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का नीचे? h। अच्छा h किस तरफ हुआ है? नीचे। तो नीचे कैसा लिया जाएगा? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा vy। तो vy = क्या हो जाएगा बताइए? √2gh। एक ये आ गया vy का फॉर्मूला। अगर मुझे टाइम पता होता है यहां से यहां, देखिए दूसरा ये वाला फार्मूला पता होता है कि नहीं? v = u + at। v = क्या होता है? ये पता होता है ना? अच्छा यहां से यहां तक का आने का टाइम खाली पता हो, क्या पता हो? टाइम। अच्छा ये बताओ, ये सारी चीजें किससे मतलब जो मैं निकालने जा रहा हूं, मुझे चाहिए कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल। तो सारी चीजें कहां की लोगे? कहां की लोगे? वर्टिकल। अच्छा एक बात बताओ, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है, क्या हो जाएगी? 0। और vy = कितना हो जाएगा बताइए? vy = कितना हो जाएगा? gt। माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूं, नीचे है ना। कैसे है? नीचे है तो v = ऐसे लिख दूंगा ना, अगर यहां पे देखो √2gh, ये किसके फॉर्म में है? हाइट के फॉर्म में। और अगर ऐसे लिखोगे तो क्या होगा? gt। ये किसके फॉर्म में है? टाइम के। तो अगर नीचे बता रहे हो तो खुद ही क्या है? माइनस। समझ आ रहे? माइनस लिखने की जरूरत नहीं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर टाइम दिया हो तो जीटी से निकलेगा, अगर हाइट दी हुई है तो √2gh, वर्टिकल वेलोसिटी निकल आएगी। तो अब आपसे पूछता है, जानते हैं मेन क्वेश्चन क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। क्या पूछता है? तो वेलोसिटी ऑफ कोलिजन क्या होगी? पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये देखिए, ये इस वेलोसिटी से रिजल्टेंट से कोलाइड करेगा ना। किससे करेगा? अच्छा रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है बताइए? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस, पहले इससे निकालो u² प्लस ये कितना है बताइए? इसका स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अच्छा टाइम के फॉर्म में जब रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखोगे तब क्या होगा? u² प्लस ये कितना हो जाएगा? g² t²। ना, ये कोलिजन की वेलोसिटी किस फॉर्म में है? हाइट के फॉर्म में। और ये बस दोनों फार्मूले आपके पास है, जैसा पूछेगा वैसा हम लगा देंगे। समझ पा रहे हो ना? और एक बहुत अच्छी बात ये है, एक मिनट ध्यान से सुनना, फार्मूले का यूज तो सीख लो। अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक का 10 सेकंड लगता है, एक मिनट, अगर यहां से यहां तक का कितना लगता है? 10 सेकंड। तो यहां कहीं मान लेते हैं 3 सेकंड पे पूछ लिया वेलोसिटी, कितने सेकंड पे? तो आप यहां पे जानते हैं टाइम की जगह पे 3 सेकंड रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होगी, ये 3 सेकंड पर भी वेलोसिटी बताएगा। ये सिर्फ कोलिजन नहीं, जब टाइम कोलिजन का लोगे तो वेलोसिटी किसकी देगा, और टाइम बीच का लोगे तो वेलोसिटी वहां की देगा। ये समझ आ रही ना बात? अगर ये पूरी हाइट लोगे
तो आपको कौन सी वेलोसिटी बताएगा? कोलिजन। और अगर थोड़ा सा कम लोगे, अच्छा एक बात यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो h है ना, h बढ़िया से समझिएगा, ये जो h है ऊपर से है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे पार्टिकल यहां पे है और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी बतानी थी, टोटल हाइट 15 मीटर थी। कितना हाइट थी? 15 मीटर। और जमीन से ये कितना ऊपर था? 10 मीटर। तो ये बताओ, अगर इस जगह पे वेलोसिटी बतानी होती तो यहां पे h कितना लेते आप? 5 या 10? 5 लोग, ऊपर से हाइट है ये कहां से हाइट है? इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगी? वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगी? टॉप से ना। तो ये फार्मूला किससे डिराइव है? टॉप से। कहां से डिराइव है? तो यहां पे जो हाइट रखोगे उस हाइट पे ये क्या देगा? वेलोसिटी। यहां पे जो टाइम रखोगे उस टाइम पे ये क्या देगा? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? कोलिजन वेलोसिटी। इसको कर लीजिए। लिख चुके हैं ना? एक क्वेश्चन और बनता है। दूसरा, आपसे ये बोलेगा, जब ये पार्टिकल यहां जाकर के जमीन से कोलाइड किया ना, तो आपसे पूछेगा कि किस एंगल पे कोलाइड किया। क्या पूछेगा? किस एंगल पे कोलाइड किया। तो एक चीज आप देखिए, दो एंगल हो सकता है पॉसिबल। ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना है? अल्फा। तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल नीचे। और ये वाला क्या कहलाएगा? वर्टिकल से कितना एंगल ऊपर। समझ आए? तो जनरली कौन सा पूछा जाता है? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल नीचे, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। किस वेलोसिटी से टकराया वो तो पता चल गया ना, अब किस एंगल पे टकराया जमीन से वो तो पता करना बाकी है ना। कोई वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और, तो एंगल तो पता चल गया, अब क्या पता करना है? डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला वी वाई है तो ये भी कितना होगा? वी वाई ना। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने क्या है? डिवाइड बाई क्या? बेस। बेस में कौन है? यू। हो गया। अच्छा, इसके दो फार्मूले हैं। वी वाई का कितना होता है? 2gh हाइट के फॉर्म में, और यहां पे क्या हो जाएगा? u। और दूसरा फार्मूला क्या है? gt डिवाइड बाई u। बस यही तो है। कर लीजिए। अब दोनों पे, एक क्वेश्चन इस पे, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्लास आज की कंप्लीट हो जाए, ठीक है? आंसर दोगे ना? इस वाले पे पहले एक करा देते हैं, इस वाले पे। चलो, a ball is projected horizontally with a velocity 4 meter per second from the top of a tower. The velocity of the ball after 7 second. टाइम दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 7 सेकेंड। यहां से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस क्या था? जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर प्लस जी 10 होता है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और एक गड़बड़ी यहां पे 0.7 कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा? 0.7। तो यहां पे 0.7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.49। ठीक है, तो यहां पे रख लो, ये कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 49। बस आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? कितना आंसर आ जाएगा? अंडर रूट 65। बस आंसर हो गया।
अच्छा आपको पता है ये कोलिजन टाइम तो नहीं दिया है ना, अगर ये कोलिजन टाइम होता था ये वेलोसिटी कौन सी होती, कोलिजन वेलोसिटी। तो बस इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है कि ये फार्मूला किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो, सिर्फ कोलिजन टाइम पे ऐसा कोई शर्त नहीं। समझ आ रही ना, बस टाइम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, कोई पेन नहीं चलाएगा ऐसे आंसर देगा ओरली। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिख चुके हैं ना? कितने सेकंड में? एंगल एट विच बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सीधा फार्मूले पे आ जाओ। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है, वी वाई बाई यू। यू कितना दिया हुआ है 500, और वी वाई जीटी वाला लगेगा ना, जी की वैल्यू कितना 10 और टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 उधर जाए। देख रहे हैं कितना आसान आसान है क्वेश्चन, समझ आ रही ना बोल। बस आंसर हो गया कौन सा, सी वाला। एक टॉपिक छोटा सा रह गया है, वो कल पढ़ाऊंगा। कौन सा, इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल। कौन सा, इनक्लाइन। उसमें 20 मिनट लगेगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे कल, ठीक है। क्या हुआ?